हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद श्वेता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है पीईटी 2023 के फॉर्म आ चुके हैं, जो कि कल रात को आए, मुझे लेट नाइट में पता चला, तो मैंने कहा आज मैं इस पर वीडियो बना देती हूँ। इसमें मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊँगी, मीन्स क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है और कब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है फिलिंग, क्या फ़ीस रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप इस पर बने रहें। तो आप देख सकते हैं कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो दी गई वो 1/8 दी गई है और ऑनलाइन फॉर्म जो सबमिट होने लगेगा वो भी 1 तारीख से ही सबमिट होने लगेगा। मीन्स कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप टाइम ज़्यादा मत लगाइएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा और आप लोग फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 30 तारीख। मीन्स 30 तारीख तक आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में वेबसाइट क्रैश हो जाती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर दीजिए। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है। आपको किसी तरीके का संशोधन करना है तो उसके लिए आपको 6 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो 6 तारीख तक आप अपने उसमें संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें और ऑनलाइन आवेदन आप कहाँ से करेंगे, तो ये इसकी वेबसाइट दी गई है up.sc.government.in। ये रही आपकी इसकी, ये देखिए ये वेबसाइट दी गई है, आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। तो इसमें आपका कुछ भी नहीं है खास। हाँ, इसमें आपका ये बस मैं कह सकती हूँ कि समूह खा से गा तक की जितनी भी आपकी वैकेंसीज आएंगी यूपी के अंतर्गत वो सभी इसमें आएंगी। तो आपको ये फॉर्म फिल करना ही करना, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आप इसके बिना कोई भी एग्ज़ाम यूपी का नहीं दे पाएंगे, तो इसको गाइस आप भूल कर भी इग्नोर मत करिएगा, वरना अगर कोई भी वैकेंसी आती है और आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें तो आप कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। आवेदन को पत्र भरने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा आपको, और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिर फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है, फ़ोटो और साइन। फिर आपको फिलिंग रिमेन मीन्स आपके हाई स्कूल से लेके हायर क्वालिफिकेशन तक कितने मार्क्स रहे, कहाँ से आपने क्वालिफाई किया, तो वो सब आपको अपलोड करना रहेगा। फीस का भुगतान, फिर आपको फ़ीस पे करेंगे और फिर आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरा फॉर्म एक साथ फिल कर सकते हैं, आपको 1-2 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। तुरंत फॉर्म फिल करिए, तुरंत अपनी फीस सबमिट कीजिए और हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए भी कुछ आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि फ़ोटो आपकी साफ़ होनी चाहिए, ज़्यादा चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, और मतलब आपका फेस दिखना चाहिए, और फ़ोटो का साइज़ 3.5 सेंटीमीटर से इंटू 4.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। फ़ोटो जो आपकी अपलोड होगी वो सिर्फ 50 KB की ही अपलोड होगी, और जो साइन आपका अपलोड होगा वो 30 KB का होगा। फ़ोटो और साइन आपके जो हैं वो JPG में होंगे। तो ये हो गया आपका। और अगर हम मुख्य बात करें, और फॉर्म आपका तब तक सबमिट दोस्तों नहीं माना जाएगा तब तक आप उसमें फ़ीस नहीं जमा करेंगे। तो फ़ीस का देख लीजिए आपके क्या फ़ीस का है। तो आवेदन शुल्क में जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसको 185 रुपीज़ सबमिट करने हैं, और OBC को आपके 155 देने हैं। तो जनरल हो और OBC हो, ये जनरल और OBC दोनों ही को क्या करने हैं, 185 पे करने हैं। और आपके अनुसूचित जाति मीन्स SC और ST के 95 रुपीज़ हैं, और ये आपके जो उसमें आते हैं दिव्यांगजन उनको 25 पे करने हैं। तो ये दोस्तों आपका हो गया आपका फ़ीस का। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि शैक्षिक अर्हता मीन्स आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए हाई स्कूल की। आपको हाई स्कूल देखिए लिखा हुआ ये आप पढ़ सकते हैं, हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग में परिधि में आते हैं, यदि उनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा क्वेश्चन मीन्स कम से कम आपके पास हाई स्कूल तो होना ही चाहिए। बिना हाई स्कूल के आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं फिल कर सकते, सॉरी। और फिर लिखा है आयु सीमा। अगर आयु सीमा की बात करें, ये आयु सीमा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का अध्याचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष 21 वर्ष होती है। तो मिनिमम आपको 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो हाई स्कूल होना चाहिए और आपकी 18 साल एज होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और जो आरक्षण जिसको जो मिलता है उसकी जाति के हिसाब से और जैसे भी, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है।
बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी खास है। और अब चलिए आगे जाते हैं इसके सिलेबस पे। तो दोस्तों ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का जो पीईटी एग्ज़ाम होने वाला है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, उसका 2023 का सिलेबस। इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 और परीक्षा की अवधि रहेगी 2 घंटा। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और उनका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटा, मीन्स 120 मिनट। 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो आएगा वो आएगा भारतीय इतिहास, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंडियन हिस्ट्री। इसमें आपके आएगा टोटल 5 मार्क्स की हिस्ट्री आएगी। इसमें आपकी आएगी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं उनकी शिक्षाएं, जैन धर्म में महावीर पूछे जाएंगे, उनकी जीवनी और शिक्षाएं, मौर्य वंश में सम्राट अशोक पूछे जाएंगे, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पूछे जाएंगे। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, मराठा पढ़ना है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय पढ़ना है। मीन्स अभ्युदय का मीनिंग ये है कि ब्रिटिश राज कब से स्टार्ट हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको पढ़ना है। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है कि ब्रिटिश राज्य आया तो उसने क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट किया और क्या क्या जो इकोनॉमी मतलब क्या क्या चीज़ें आई ब्रिटिश राज्य से, जितने भी चेंजेस आए हमारे इंडियन सोसाइटी में, वो सभी हमको आप पढ़ने हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो जो भी हम लोगों का स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष हुआ उसके बारे में पूरा हमको पढ़ना है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, वही जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब से लेके और 1947 तक, जब तक हमको आज़ादी मिली, कितने लोगों की क्या भूमिका रही, क्या उनके स्टेट्समेंट्स रहे, क्या क्या आंदोलन हुए, तो ये सभी चीज़ें हमको पढ़नी है। और सबसे ज़्यादा पढ़ना है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जो उसमें भूमिका रही उसे पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, अब इसमें आपके भगत सिंह आ जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद आ जाएंगे, ये सब कैसे थे, क्रांतिकारी थे, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक्ट लाता था ब्रिटिश साम्राज्य टाइम टू टाइम, उसके बारे में पढ़ना। तो हमको एक्ट ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है, आज़ाद हिंद फौज के बारे में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा टोटल आएगा आपका 5 मार्क्स में, आपका जितना भी राष्ट्रीय आंदोलन है। फिर अगर भूगोल ज्योग्राफी की बात करें तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल भारत का पढ़ना है और विश्व का भी पढ़ना है, लेकिन भारत का जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है इन कंपेयर टू विश्व, तो भारत के भूगोल पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। पढ़ना विश्व का भी है लेकिन भारत पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो नदियाँ तथा नदी की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मीन्स कौन सा पहाड़ कहाँ पे सबसे ऊंचा है, कहाँ ज्वालामुखी है, कहाँ कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, कहाँ से कौन सी नदी निकली है। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, मरुस्थल आपके डेजर्ट को कहते हैं, रेगिस्तान को कहते हैं, शुष्क क्षेत्र जहाँ पे बारिश नहीं होती है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। वन, कहाँ कहाँ पे जंगल हैं, कैसे जंगल वहाँ पे पाए जाते हैं, इस बारे में आपको पूरा पढ़ना है। कहाँ कैसी बारिश होती है। खनिज संसाधन, कहाँ पे कौन कौन से खनिज निकलते हैं, विशेषकर भारत में जो कि पाए जाते हैं, जैसे कोयला कहाँ पाया जाता है, हीरा कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, चांदी कहाँ पाया जाता है, मैंगनीज कहाँ पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरा पढ़ना है। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल पढ़ना है और जलवायु तथा मौसम कैसा रहता है, कहाँ पे कैसे रहता है, गर्मी ज़्यादा रहती है, सर्दी ज़्यादा रहती है, कब कौन से टाइम पीरियड में क्या रहता है, टाइम जोन पढ़ना है आपको, और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना। तो आपकी जो कंप्लीट ज्योग्राफी है वो 5 मार्क्स में ये सब आएगी। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। ये भी टोटल 5 मार्क्स की आने वाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था आपसे पूछेंगे 1947 से 1991 तक की। इसमें है आपका योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जाएंगी। मीन्स आपको सारी पंचवर्षीय योजना अच्छे से पता होनी चाहिए, योजना आयोग कब बना ये पता होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मीन्स आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में विकास हुआ, कैसे ये दोनों मिलकर काम करती हैं।
हरित क्रांति पता होनी चाहिए आपको। और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड अपने हमारे भारत में चला था, हरित क्रांति चली थी, उसके बाद ऑपरेशन फ्लड आया तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, बैंक कब मर्ज हुए एक दूसरे में, कब कौन सा रूल आया, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, तो 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में आपको पढ़ना है। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार की अगर बात करें तो कृषि सुधार कैसा रहा, ढांचागत सुधार कैसा रहा, श्रम सुधार कैसा, आर्थिक सुधार कैसा रहा, जीएसटी कैसा रहा, ये सब पढ़ना है। तो टोटल आपका भारतीय अर्थव्यवस्था 5 मार्क्स में आने वाली है दोस्तों। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आने वाला है आपका 5 मार्क्स का। भारतीय संविधान में आपको पढ़ना है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़नी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ने हैं, संसदीय प्रणाली पढ़नी है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। मीन्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार आपको अपने पता होने चाहिए और कर्तव्य भी पता होने चाहिए, संसद की प्रणाली कैसे काम करती है आपको ये पता होना चाहिए, संघीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य के बीच के संबंध पता होने चाहिए, हमारा न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च हाई कोर्ट आपका और सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। और जिला प्रशासन के बारे में आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है, स्थानीय निकाय क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये टोटल आपका आ जाएगा 5 मार्क्स में। फिर आता है आपका सामान्य विज्ञान, मतलब जनरल साइंस, जो आपने बेसिक्स पढ़े हैं, हाई स्कूल तक की साइंस आप ले लीजिए, इससे ऊपर के लेवल की साइंस कभी नहीं पूछी जाती इसमें। तो आपको 10th लेवल तक की साइंस आती है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आपके ईजिली 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। नॉर्मल ही साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं आते हैं। और अंकगणित की बात करें तो एलिमेंट्री आएगी, मतलब नॉर्मल वही 10th लेवल तक की आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो आप अगर मैथ्स लगा रहे हो तो वो 5 मार्क्स आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। तो आपका इसमें परसेंटेज आएगा, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव आएगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण आएंगी, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत आएगा। बस इतने ही 4-5 है टॉपिक, यही आएंगे आपके 5 नंबर की मैथ में। सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें 5 मार्क्स के आएंगे, संधि आएंगी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। तो ये टोटल चीज़ें आपकी 5 मार्क्स में आ जाएंगी। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें जनरल इंग्लिश की, तो नॉर्मल हिंदी आनी है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करना है। और जनरल इंग्लिश की बात करें तो ये भी आपकी 5 मार्क्स की आएगी, इसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर आएगी। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर आनी है आपकी, वही आप 10th स्टैंडर्ड तक ही अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ग्रामर्स के रूल, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह, तो आपका ईजिली हो जाएगा। और आप पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे, मतलब एक इंग्लिश पैराग्राफ आएगा और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, उसी में आपकी ग्रामर भी पूछ लेंगे, वो आपसे एंटोनिम, सिनोनिम भी 1-2 नंबर मार्क्स के पूछ लेंगे, ऐसे करके ये हो जाएगा। तर्क शक्ति मीन्स आपकी रीजनिंग में आएगा, वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, मतलब रैंकिंग के क्वेश्चंस आएंगे, संबंध, ब्लड रिलेशन वगैरह जो होता है आपका, समूह से भिन्न को अलग करना, मीन्स 4 ऑप्शन दिए उसमें अलग क्या है, कैलेंडर और घड़ी, क्लॉक है ना, कैलेंडर क्लॉक आ जाएगा, कारण और प्रभाव, कारण दिया उसका ये प्रभाव है तो ये सही है कि नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, तो वो आते हैं ना कथन वाले क्वेश्चंस, वो आपके हो जाएंगे इसमें। तो ओवरऑल रीजनिंग आपकी आएगी 5 मार्क्स की। अब बात आती है दोस्तों कि सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है, तो अब आपके वो क्वेश्चंस आ गए हैं जो आपका गेम चेंजर होंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो उसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अगर आपने एक बार हिस्ट्री कम पढ़ी है तो चल जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो आप इसमें पीछे हो जाओगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है उसमें इतने सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने और वो सिर्फ केवल 5 मार्क्स के होंगे, जबकि जो करंट अफेयर्स है वो आपने अगर जनवरी से लगा के पढ़ लिया है, इधर 7-8 मंथ्स का, और जब तक एग्ज़ाम हो रहा है, जब भी एग्ज़ाम होगा आपका,
ये मान के चलिए सितंबर अक्टूबर के नियर अबाउट आपका पड़ेगा एग्ज़ाम, तो ये 10 मार्क्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आपको अब जो है बहुत फोकस करना है, डेली आपको करंट अफेयर्स तो देखना ही देखना है। जनरल अवेयरनेस ये आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, मुद्रा पढ़नी है, देश पढ़ने हैं, राजधानी पढ़ना है ना। ये सब बेसिक चीज़ें हैं आपकी जनरल अवेयरनेस की, आपको पढ़ने। भारत के राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, भारत के राज्यों की राजधानी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है, कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। कहाँ पे कौन सा डांस होता है, कहाँ पे कौन सा आपको कला संस्कृति लिखा है ना, भारत की कला एवं संस्कृति, तो डांस वहाँ पे क्या होता है, कौन से सॉन्ग्स मतलब लोगों के लिए फेमस हैं, वहाँ पे जो कहते हैं ना कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनके नाम, कौन सा त्यौहार कौन सा फेस्टिवल वो लोग मनाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत का पर्यटन स्थल कौन सी घूमने की चीज़ है, कौन से स्टेट में, और आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, और भारतीय संसद के बारे में आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के बारे में पता होना चाहिए, विधान परिषद पता होनी चाहिए, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय पता होना चाहिए, जैसे आपका यूनेस्को है, WHO है, और लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ है, तो इनके सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारतीय अनुसंधान संगठन, तो अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ है भारत में, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, तो प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक में आपके जो नई बुक्स आई हैं वो भी आ जाएंगी, और जो आपकी पुरानी फेमस बुक्स हैं वो भी रहेंगी। तो ये ओवरऑल आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसके अंदर पुरस्कार एवं विजेता, मतलब कि करंट अफेयर्स से ही आप इसको ले लीजिए कि जो भी रिसेंटली पुरस्कार मिले हैं और जो विजेता रहे उनके बारे में पूछा जाएगा। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट को भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। फिर आपका हिंदी में आएंगे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, जो कि आपके गद्यांश होंगे, एक पैराग्राफ दिया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे, जो कि रोल प्ले करेंगे 10 मार्क्स का। तो दोस्तों आपको गद्यांश की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। देखिए ये बहुत ईजी आते हैं और आपको 10 नंबर्स यूँ ही दे के जाएंगे। और फिर आपको ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ के 2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 मार्क्स के आते हैं, तो ग्राफ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, तो ये आपके इसके क्वेश्चंस जो आने वाले ये भी 2 आएंगे 5 मार्क्स के, और 10 मार्क्स ये दे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं 10, 10, 10, 30, ये 40 और 50। देखिए वो इतना ऊपर का इतना बड़ा सिलेबस जो था वो 50 मार्क्स का था, और ये इतनी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो 50 मार्क्स तो आपके इसी में निपट जाएंगे। तो आप खुद स्मार्ट हैं, आप देख सकते हैं कि क्या पढ़ के आप क्या चीज़ अचीव कर सकते हो। तो हम लोगों को यहाँ करंट अफेयर्स से लेके आपकी जो मैथ्स की ग्राफ वगैरह और चार्ट आते हैं इन पे सब पे ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी का जो आपको गद्यांश सॉल्व करने को आता है, तो आपने अगर इन सब पे फोकस कर लिया दोस्तों, तो आप जो है दूसरों से आगे निकल सकते हो और आपका होगा। और हाँ, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जो भी आपको क्वेश्चंस करने हो वो बहुत हिसाब से करने हैं। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।